नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण विचार, जिसमें हमने वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बिंदुओं पर चर्चा की थी। इनमें से हमने स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इस पर चर्चा की थी। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। जो पढ़े थे उसमें संयुक्ताक्षर को हमने छोड़ा था। संयुक्ताक्षर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि संयुक्ताक्षर क्या है, किसे संयुक्ताक्षर कहें और इनको व्यंजनों में शामिल क्यों नहीं किया जाता, काउंटिंग क्यों नहीं की जाती। तो देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, संयुक्ताक्षर ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त से आप सब अच्छी तरह परिचित हैं। संयुक्त का मतलब मिलकर के बना हुआ, जुड़े हुए। ये दो अक्षरों से मिलकर के बने हुए वर्ण होते हैं। आपने मोस्टली जो देखा है वो ये देखा होगा, अक्षय, त्रय, गे या फिर श। संयुक्ताक्षर के रूप में इन्हीं को कखे गढ़े के साथ या व्यंजनों के साथ लिखा हुआ देखा है। अब मैं सबसे पहले आपको परिभाषा बताता हूँ, इसी से समझना कि संयुक्ताक्षर क्या है। संयुक्ताक्षर ऐसे वर्ण हैं जब दो वर्ण संयुक्त होते हैं, दो वर्ण मिलते हैं तो उनके बीच से स्वर गायब हो जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ कि हमारे पास मान लीजिए है, ये क्या है, एक शब्द है। अब इसका हम वर्ण विश्लेषण करें, सबसे छोटी इकाई निकालें तो इसमें देखो क्या है, कै में कोई स्वर नहीं है। आगे जो या है उसमें ये और आ, एक तो ये स्थिति है। दूसरी एक शब्द है काम। काम का हम वर्ण विश्लेषण करेंगे तो आएगा क। अब देखो क में आ की ध्वनि है जो यहाँ होती है बाद में, मैं में ए की ध्वनि है तो मैं हलंत हो गया और ए। अब यहाँ समझें कि यहाँ देखो ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, लेकिन बीच में कोई स्वर नहीं आया। यहाँ ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, लेकिन बीच में स्वर है, तो ये संयुक्ताक्षर नहीं है। इन्हें हम संयुक्ताक्षर कहेंगे। ये यहाँ संयुक्ताक्षर बन गया। इसी तरह इनमें क्या होता है, जैसे ये क्षय है तो इसमें है कै, श और ए। अब आप देखेंगे कि इसमें कै और श दो व्यंजन ऐसे हैं कि इनके बीच में कोई स्वर नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें हम संयुक्ताक्षर कहेंगे। अब यहाँ एक सवाल ये आ जाता है, पहले परिभाषा को समझ लें कि जहाँ भी दो स्वर रहित व्यंजन मिले हों, जहाँ भी स्वर रहित व्यंजन मिले हों, ये दोनों व्यंजन हैं, स्वर रहित हैं, तो अब हम इसे संयुक्ताक्षर कहेंगे। यहाँ एक प्रश्न पूछा हुआ है बहुत ही शानदार परीक्षा में कि इन दोनों में से संयुक्ताक्षर संज्ञा किसकी है, हम कै को संयुक्ताक्षर कहें या स को संयुक्ताक्षर कहें। तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि कोई भी एक संयुक्ताक्षर नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मिलने से संयुक्ताक्षर बना है और इस क्षय में कै भी है और श भी है, तो संयुक्ताक्षर ये दोनों हैं। इन दोनों में से कोई भी एक नहीं है, दोनों मिलेंगे तो संयुक्ताक्षर है। तो हम इसे भी संयुक्ताक्षर कहेंगे, इसे भी संयुक्ताक्षर कहेंगे। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि क्षय में जो कै और श है तो उसमें हम संयुक्ताक्षर की संज्ञा किसे देंगे, संयुक्ताक्षर का नाम किसे देंगे। ऑप्शन इस तरह से पूछा जा सकता है, ऑप्शन ए कै, ऑप्शन बी श, ऑप्शन सी कै और श दोनों, और ऑप्शन डी दोनों ही नहीं या उपयुक्त सभी। तो वहाँ हमारा उत्तर होगा कै तथा श दोनों। तो परिभाषा क्या होगी कि जहाँ भी दो स्वर रहित व्यंजन मिले हों उसे हम कहेंगे संयुक्ताक्षर। अब देखो यहीं से प्रश्न बनता है, तो संयुक्ताक्षर होते कितने हैं, तो बताइए उत्तर। क्या ये चार ही हैं? क्या इन चार में ही दो व्यंजन मिलते हैं स्वर रहित, या ऐसे और भी हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, कितने भी बना सकते हैं हम, कहीं भी कितने भी बना सकते हैं। जैसे देखो ये है नह है, लह है, मह है, यहाँ तक कि हमने जो स्वर पढ़े थे इस शब्द को देखो स्वर, तो अब इसमें देखो से आधा है, वे है, ए है, रे है, ए है, तो यहाँ संयुक्ताक्षर आ गया। देखो ये रहा, ये दोनों स्वर रहित व्यंजन है, तो इसे हम संयुक्ताक्षर कहेंगे।
तो जहाँ भी दो व्यंजन आ जाएं स्वर रहित, जिनके बीच में स्वर नहीं आए, उसे हम संयुक्ताक्षर कहेंगे। तो संयुक्ताक्षर कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं, जितने मर्जी उतने बना सकते हैं। इसीलिए इनकी गणना व्यंजनों में नहीं होती। व्यंजन जो हम लिखते हैं ना, क से लेकर के ग तक ये होते हैं, ये 36 होते हैं, लेकिन काउंटिंग 33 की ही होती है, क से लेकर के है तक। इन तीन को काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 3 ही नहीं है। अगर ये 3 या 4 की संख्या में होते, आजकल मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, संयुक्ताक्षरों की संख्या पहले 3 मानी जाती थी, क्षय, त्रय, गे, लेकिन अभी इसको 4 कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो व्याकरण जारी हो रखी है 9th से 12th तक के लिए, नवीन हिंदी व्याकरण और रचना, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अब संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 है, उसमें दिए हुए हैं। तो क्योंकि हमारा रीट का एग्ज़ाम भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही होता है और वो प्रामाणिक एक संस्था है, लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को उस व्याकरण से पढ़ाया जाता है, तो हमें प्रामाणिक यही मानना है कि संयुक्ताक्षर 4 हैं। ये 4 ही क्यों बताए गए हैं वहाँ? इनकी काउंटिंग क्यों नहीं की? काउंटिंग तो इसलिए नहीं की गई क्योंकि ये 4 ही नहीं है, कितने भी बना सकते हैं। अब सवाल आपका ये हो सकता है कि इन 4 को ही क्यों लिखा जाता है क ख ग घ के साथ? तो उसका कारण ये है कि जैसे मान लो मैं लिखूं क्वे, क्लियर समझ में आ रहा है? मैं इसको जूम करता हूं, देखो शायद अब क्लियर समझ में आ रहा। क है और क के नीचे वह है। तो एक तो इसे ये ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति में जो छोटा दिखता है, जो आधा दिखता है, वो पूरा होता है, और जो पूरा दिखता है वो आधा होता है। तो यहाँ इसका मतलब है क जो पूरा दिख रहा है वो तो है आधा, और वह जो छोटा या आधा दिख रहा है वो है पूरा। ये स्थिति है। और वह में ए की मात्रा है, इसको बाहर निकाल देंगे तो ये संयुक्ताक्षर आ गया। तो ये क्लियर है संयुक्ताक्षर। अब यहाँ देखो दिख रहा है, देखो द के नीचे हम रे लगाते हैं, क्लियर दिख रहा है। द के नीचे हम ध लगाते हैं, दिख रहा है। हम द के नीचे व लगाते हैं, क्लियर दिख रहा है। हम के नीचे रे लगाते हैं, पे के नीचे रे लगाते हैं, क्लियर दिख रहा है। अब अक्सर होता क्या है विद्यार्थियों के साथ कि उनको खुद को नहीं पता होता है कि इसमें कौन कौन से 2 वर्ण हैं। तो जैसे द के नीचे ध, जैसे शुद्ध लिखना है तो वो यहाँ इस तरह से कर देते हैं, कुछ बावड़ा बना देते हैं। न तो खुद के समझ में आ रहा है और न अगले के तो समझ में आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि समझ में आने लायक लिखा ही नहीं है। तो हमें इस तरह से क्लियर लिखना है। अब क्लियर कब लिखेंगे? जब हमारे दिमाग में क्लियरिटी होगी, जब हम खुद क्लियर होंगे। तो देखो दिख रहा है क्लियर, क में व है, द में र है, द में ध है, द में व है, क में र है, प में र है। तो जो नीचे आधा दिख रहा है वो पूरा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प आधा हो जाएगा और र पूरा हो जाएगा। अब यहाँ देखो मैं कुछ एक संयुक्ताक्षर लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो क्ष, त्रय, ज्ञ। चर्चा इनकी हो रही थी कि इनको ही क ख ग घ के साथ क्यों लिखा जाता है। संयुक्ताक्षर तो बहुत सारे हैं, क्व है, प्र है, क्रय है, द्वय है, इनको क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि उनमें मैंने दिखाया आपको कि साफ साफ दिख रहा था कि क के नीचे व है, द के नीचे र है। यहाँ हमें नहीं दिख रहा है। इसमें देखो क है और श है। अब क्या आप गौर करके बताइए कि ये मूर्धन्य श इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, जबकि वहाँ दिख रहा था। तो वो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को, जो दिख रहा है वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। इनमें ये दिख नहीं रहा था। तो वैयाकरणाचार्य ने ये कहा, वैयाकरणाचार्य जो शब्द आया मैं बता दूं, व्याकरण, जिस तरह से लेख को लिखने वाला लेखक होता है, बात को कहने वाला वक्ता होता है, उसी तरह से पाठ को पढ़ने वाला पाठक होता है, उसी तरह से व्याकरण को लिखने वाला वैयाकरण कहलाता है। वैयाकरण का मतलब क्या है? व्याकरण का लेखक। तो वैयाकरणाचार्यों ने कहा कि बच्चों को ये 3 संयुक्ताक्षर समझा देना। और आजकल इसमें एक चौथा जोड़ लिया गया है, चौथा जोड़ लिया गया है श्रेय, क्योंकि ये भी क्लियर समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है कि इसमें क्या है।
तो ये 4 संयुक्ताक्षर बच्चों को समझा देना कि इनमें ये स्थिति है, बाकी संयुक्ताक्षर बहुत सरल है, वो बच्चों को दिख रहे हैं और वो समझ में आ जाएंगे। तो इनमें क्या है, इसमें देखो त है, र है और ए। इसमें त दिख नहीं रहा था, र तो दिख रहा है जैसे द में लगाते हैं। इसमें देखो बहुत बार ये पूछा जाता है परीक्षा में, इसमें कौन कौन से 2 व्यंजन मिले हुए हैं। तो इसमें हम जनरली बहुत सारे विद्यार्थी कर भी देते हैं, गए आधा और ये कर देते हैं, ये बिल्कुल नहीं है इसमें। इसमें ज आधा, ये और ए। देखो ये होता कैसे है, इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, मैं यहाँ लिखूँ ये गे, थोड़ा जूम करके, ये ऊपर वाला हिस्सा देखो ये किसका है, जय का हिस्सा है, जय वाला। और फिर नीचे इसको ये बनाया गया है, देखो ये का ये आगे वाला हिस्सा है, इसको ऐसे किया गया है, तो ये बनता है। थोड़ा मॉडिफाई रूप में करने के लिए इसको इस तरह से कर दिया जाता है, ये कर दिया जाता है मॉडिफाई रूप में। अब इसमें देखो, इसमें है, आप बहुत गौर करने वाली बात है ये, इसमें तालव्य श और रे और ए। अब आप कहेंगे कि ये तालव्य श कैसे हुआ। मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अगर पुरानी किताब किसी लाइब्रेरी में पढ़े हैं तो आप कुछ एक वर्ण इस तरह से लिखे हुए देखेंगे। हिंदी में कुछ एक वर्ण ऐसे हैं जिनके 2 रूप प्रचलित हैं। जैसे ए है, तो इस ए को ऐसे भी लिखा जाता है। जैसे कि ये झ है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखा होगा ये रूप आपने। इसी तरह से ये जो अणय है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी अणय है। इसी तरह से ये जो तालव्य श है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये तालव्य श है, ये पूरा श है। अब देखो इस श को आधा लिखेंगे तो ये लिखेंगे, डंडा हटा देते हैं, पाई जिसको बोलते हैं, इस श को आधा लिखेंगे, ऐसे हो जाएगा। अब आप याद करो, आपने कोई पुरानी इतिहास की या कोई भी पुराने समय की किताब पढ़ी है तो उसमें आपको, अब तो विश्व ऐसे लिखा हुआ मिलता है, पहले की पुरानी किताबों में आपको विश्व ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। देखा है या नहीं देखा कहीं? तो ये बात एक ही है, ये श कहो चाहे ये श कहो, एक ही बात है। तो ये इसमें होता क्या है, एक नियम है व्याकरण का कि जब तालव्य श आधा हो, हलंत का हो, स्वर रहित हो, उसमें स्वर नहीं हो, और उसके बाद अगर रे आ जाए, तो जब ये रे इस श में मिलेगा तब ये स अपने प्राचीन रूप में बदल जाएगा इसमें। तो अब देखो ये रे जब मिलेगा तो ये श अपने प्राचीन रूप में मिल गया ऐसे, और ये रे जब लिखेगा नीचे, क के नीचे लगता है, पे के नीचे लगता है, तो ये श बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से 2 संयुक्त वर्ण हैं, तालव्य श और रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जय और ये, जय और ये की प्रकृति मैंने आपको समझाई थी यहाँ कि इसमें ऊपर वाला हिस्सा होता है वो जय का होता है, और नीचे वाला हिस्सा होता है वो ये का होता है। इसी तरह से एक संयुक्ताक्षर आता है, वो होता है द। इनमें बड़ा बच्चों के छोटा छोटा कन्फ्यूजन विद्यार्थियों के बहुत रहता है। ये न तो समझने की कोशिश करते हैं, न इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ठीक है बस है जो है, ये नहीं, उसको क्लियर करके आगे बढ़ें। अब इसमें देखो मैं आपको बताऊं क्या है, द आधा है, ये है और ए है। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो द आधा हो गया, और ये जाके ए में मिल जाएगा। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि व्यंजन जो प्यासा है वो स्वर के पास जाके मिल जाएगा, और इनकी गति क्या होगी, बाएं से दाएं, क्योंकि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं चलती है। तो ये गया तो ये पूरा हो गया। अब इसको संयुक्त रूप में लिखा जाएगा, कैसे देखो ध्यान देना, ये द का रूप है, और अब आगे ये है तो मैं ये घुमाऊंगा यहीं से, ये देखो द और ये। अब इसको मॉडिफाई रूप में, मशीन रूप में जब मशीन इसको टाइप करती है तो ये क्या बनता है, ये द का हिस्सा और ये का हिस्सा, ये यानी ऊपर वाला द का हिस्सा, ये वाला द का हिस्सा और ये वाला ये का हिस्सा। तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, ये द बन गया और ये बन गया। इसका उच्चारण होगा द।
ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन परीक्षा में मोस्टली रीट में, पटवारी में ऐसी छोटी छोटी बातें आती हैं और हम बड़े बड़े ग्रंथों में उलझे रहते हैं। संयुक्त अक्षर में आगे देखें कितने संयुक्त अक्षर हो सकते हैं। देखो हम खूब सारे लिख सकते हैं। अभी हमने क्वे लिखा था, अब मैं है के लिख रहा हूं। देखो हन दिख रहा है, मैं क्या लिख रहा हूं इसमें। देखो इसको जूम करें तो देखो इसमें क्या है और ले। देखो क्लियर दिखेगा, लेकिन हम न देखना चाहते न दिखाना चाहते हैं और हम इसमें ऐसे बावड़ा बना देते हैं। न अगले के समझ में आ रहा है न हमारे समझ में आ रहा है, क्योंकि पता ही नहीं है संयुक्त अक्षर क्या होता है। तो ये आप थोड़ा सा क्लियर करें माइंड में। और इसी तरह से देखो अब हो जाएगा श्व है, और इसी तरह से है के साथ मैं है। अब आप देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा है, कै। जो पूरा दिख रहा है वो आधा है, नीचे जो आधा दिख रहा है वो पूरा है, यानी जो स्वर है पूरे का मतलब जो स्वर ए की मात्रा है वो आगे वाले में है। अब हम इसको हटा के आगे भी लिख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, क्योंकि जो स्वर होगा वो बाद में होगा। इसी तरह से इसमें देखो ये है, हलंत कर दो, जो बड़ा दिख रहा है पूरा दिख रहा है वो आधा है, इसके अंदर जो न दिख रहा है छोटा वो पूरा है, इसको हलंत लगा के न का ए बाहर निकाल दो, ये वर्ण आ गए, जो सबसे छोटी इकाई होगी वो वर्ण होगी। इसी तरह से है में है और ये लय पूरा है, यानी जो स्वर है वो लय में है। इसी तरह से देखो अब ये पुराना तालव्यश है, तालव्यश का प्राचीन रूप, तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो हलंत का, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसमें वह है तो वह पूरा है, इसमें ए की मात्रा है। इसमें देखो है के नीचे मैं है, जैसे हम जो ब्रह्म ऋषि लिखते हैं तो उसमें ऐसे लिखते हैं ब्र है और मैं, ब्रह्म ऋषि, इसी तरह से बन जाता है। तो इसमें क्या है मैं और ए। अब अगर ये परीक्षा में आ जाता तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है कि इसमें ब आधा है या रे आधा है में पता नहीं नीचे क्या लगा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी गौर नहीं किया। गौर नहीं करेंगे तो ये छोटी छोटी दिक्कतें आ जाती हैं। और अक्सर होता क्या है, फिर परिणाम आता है तो मैं 1 नंबर से रह गया, मैं आधा नंबर से रह गया, मैं तो 0.36 नंबर से रह गया, इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो माइंड सेट क्लियर करें, अपनी मानसिक स्थिति क्लियर करें कि ये जो संयुक्ताक्षर है ये कहीं भी 2 व्यंजन जब मिल रहे हो और उनके बीच से स्वर गायब हो। देखो ये 2 व्यंजन मिल रहे हैं, स्वर गायब है, ये 2 व्यंजन है बीच में स्वर नहीं है, ये 2 व्यंजन है स्वर नहीं है, ये 2 व्यंजन है स्वर नहीं है, ये 2 व्यंजन है स्वर नहीं है। तो जहाँ भी ऐसी स्थिति आएगी उसे हम संयुक्ताक्षर कहेंगे। प्रश्न कैसे आ सकता है, देखो नंबर 1 श्वास। मैं जानबूझ के प्राचीन रूप लिख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि परीक्षा में आ सकता है, परीक्षक दे सकता है। वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि प्राचीन रूप दे दियो जना मेरो गलत हो। वो परीक्षक है, वो किसी भी एंगल से परीक्षा ले सकता है हमारी, वो स्वतंत्र है प्रश्न बनाने के लिए। श्वास है, बी पे मैंने लिख दिया चर्चा है, सी पे मैंने लिख दिया दृग, और डी पे मैंने लिख दिया श्रेष्ठ। अब यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न बना सकता है परीक्षक, और मैं परीक्षा लूँ तो मैं निश्चित तौर पे ये प्रश्न बनाऊं कि इन चारों विकल्पों में से किस शब्द में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं पे ज़्यादा गौर करते हैं, परीक्षक ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं और परीक्षार्थी उस पर स्ट्रेस नहीं देते हैं, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो अब देखो किस में संयुक्ताक्षर नहीं आया है, तो इसका वर्ण विश्लेषण करना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में फंडामेंटल क्लियर है तो आप जल्दी से कर जाएंगे, लेकिन फिर भी श्योरिटी करने के लिए हम वर्ण विश्लेषण कर लेते हैं। तो यहाँ क्या क्या, आगे वाले का करने की जरूरत नहीं है, इनका कर लो। इसमें क्या है, श आधा है, व है और आ है। संयुक्ताक्षर मिल गया, 2 व्यंजन स्वर रहित हैं। चर्चा में अपन देखेंगे तो इसमें च ए, फिर ये ऊपर जो रे होता है ये पहले होता है, इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा आगे। तो ये पहले होता है, जिसके ऊपर लगा हुआ होता है उससे पहले आधा होता है, तो ये रे हो गया। फिर आगे वाला च है और आ है,
यहाँ देखो कोई भी दो व्यंजन है क्या जिनके बीच में स्वर नहीं है, तो देखो ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, लेकिन बीच में स्वर आ गया, तो ये तो संयुक्ताक्षर नहीं है। यहाँ रे व्यंजन है और चे व्यंजन है, बीच में स्वर नहीं है, तो ये संयुक्ताक्षर है, तो इसमें भी संयुक्ताक्षर है। फिर इसमें दृघ में देखो, तो दृघ में द है और इसमें री की मात्रा है। री क्या होता है, एक स्वर होता है, और ग में ए की मात्रा है। अब यहाँ देखो संयुक्ताक्षर आया है क्या, दो व्यंजन है क्या जिनके बीच में स्वर नहीं है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, री स्वर है, ए स्वर है, तो यहाँ संयुक्ताक्षर नहीं आया क्योंकि व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर, तो इसमें कोई संयुक्ताक्षर नहीं है। अब इसका देखो, इसमें श आधा है, रे पूरा है, रे में मात्रा है ए की, उसको आगे निकाल लो, फिर श आधा है, फिर ठ है, उसमें ए की मात्रा है। अब देखो इसमें ये दो व्यंजन है, बीच में स्वर नहीं है, एक संयुक्ताक्षर, ये दो व्यंजन है, बीच में स्वर नहीं है, दो संयुक्ताक्षर, तो इसमें तो दो संयुक्ताक्षर आ गए। उत्तर क्या होगा इसका, इसका उत्तर होगा दृघ। दृघ का मतलब होता है आंख, आंख का पर्यायवाची है ये। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, लेकिन अगर इस संयुक्ताक्षर पे गौर नहीं किया हो, अक्षय त्रय ज्ञ पर गौर नहीं किया हो, तो ये बड़ी महाभारत बन जाता है परीक्षा में जाकर के, और यहीं हम मात खा जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें क्लियर करना है, आगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब आगे चलें। अभी देखो संयुक्ताक्षर के बाद दूसरा नाम आता है व्यंजन द्वित्व। व्यंजन द्वित्व। अब देखो अगर आप हिंदी के जिज्ञासु हैं तो अब जो अपन ने चीज़ सीख ली संयुक्ताक्षर, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, वो तुरंत यहाँ लागू कर दो उसको कि क्या इन शब्दों में संयुक्ताक्षर आया है, बिल्कुल आया है। यहाँ आधा है पूरा है संयुक्ताक्षर है, इसमें भी आधा पूरा है संयुक्ताक्षर है, यानी जहाँ भी एक आधा और एक पूरा व्यंजन आ गया वो संयुक्ताक्षर होगा। फंडा यहाँ भी क्लियर कर सकते हैं हम। अब देखो व्यंजन द्वित्व क्या होता है। संयुक्ताक्षर को याद करो, जहाँ भी दो व्यंजन मिले हों और उनके बीच में स्वर नहीं हो, स्वर रहित दो व्यंजन मिले हों, वो संयुक्ताक्षर है। अब व्यंजन द्वित्व में आए कि जब वो स्वर रहित व्यंजन मिलते हैं तो दो स्वर रहित मिलने वाले व्यंजन एक जैसे हों, उन्हें व्यंजन द्वित्व कहा जाएगा। जैसे देखना, इसका विश्लेषण करें। कै में छोटे ऊ की मात्रा, तय आधा है, फिर ये तय है, इसमें आ की मात्रा है। क्या इनमें कोई व्यंजन संयुक्त है? हम देखेंगे, देखो ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, इसके बीच में तो स्वर आ गया, तो ये दोनों तो संयुक्त हो नहीं सकते। अब ये व्यंजन और ये भी व्यंजन, इन दोनों के बीच में स्वर नहीं है, तो ये संयुक्ताक्षर है। अब देखो संयुक्त होने वाले दोनों व्यंजन एक जैसे हैं, संयुक्त होने वाले दोनों व्यंजन एक जैसे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, व्यंजन द्वित्व। संयुक्त होने वाले दोनों व्यंजन अगर एक जैसे हैं तो उन्हें हम कहेंगे व्यंजन द्वित्व। जैसे ये आ जाता है टे टे, अब संयुक्त हो रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो बहुत सारे शब्दों में ऐसी चीजें आती हैं, जैसे बच्चा, संयुक्त हो रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, व्यंजन द्वित्व। अब देखो मेरा बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ आने वाला आप लोगों के लिए, गौर करना, समझना उसको अच्छी तरह से कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। क्या प्रत्येक संयुक्ताक्षर, इससे पहले हमने पढ़ा है संयुक्ताक्षर, क्या प्रत्येक संयुक्ताक्षर व्यंजन द्वित्व होता है? क्या प्रत्येक संयुक्ताक्षर व्यंजन द्वित्व होता है? नहीं होता। क्या प्रत्येक व्यंजन द्वित्व संयुक्ताक्षर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि व्यंजन द्वित्व होने के लिए पहली शर्त क्या है कि संयुक्ताक्षर होना चाहिए। संयुक्त होने वाले दो व्यंजन जब एक जैसे आ जाएंगे तो व्यंजन द्वित्व कहेंगे। इसका मतलब प्रत्येक व्यंजन द्वित्व संयुक्ताक्षर होगा, लेकिन प्रत्येक संयुक्ताक्षर व्यंजन द्वित्व नहीं होगा। इसे अच्छी तरह समझें। तो ये जैसे कुत्ता है, बच्चा है, तट्टिका है, एक जैसे ये आता है उड्डयन, इसी तरह से आ जाता है सज्जन, इसी तरह से आ जाए वल्लरी, और एक मान लो आ जाए आपके पास त्वचा। प्रश्न बन गया, A,
बी, सी और डी। प्रश्न बन गया कि निम्न विकल्प में से किस शब्द में व्यंजन द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। संयुक्ताक्षर का तो हुआ है क्योंकि प्रत्येक व्यंजन द्वित्व संयुक्ताक्षर होता है, तो इनमें से किस शब्द में व्यंजन द्वित्व नहीं है। देखो यहाँ व्यंजन द्वित्व है, संयुक्त होने वाले दोनों एक जैसे हैं। यहाँ व्यंजन द्वित्व है, संयुक्त होने वाले दोनों एक जैसे हैं। यहाँ व्यंजन द्वित्व है, संयुक्त होने वाले दोनों एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ संयुक्त होने वाले दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ संयुक्ताक्षर तो है लेकिन व्यंजन द्वित्व नहीं है। यहाँ अब आप देखो उसी बात को दोहराते हैं, ये व्यंजन द्वित्व है लेकिन संयुक्ताक्षर भी है। व्यंजन द्वित्व होने से पहले संयुक्ताक्षर होना जरूरी है। ये व्यंजन द्वित्व है लेकिन संयुक्ताक्षर भी है। पहले ये संयुक्त हुए हैं और बाद में व्यंजन द्वित्व का इन्हें, पहले ये संयुक्त हुए हैं बाद में व्यंजन द्वित्व का है। अब ये देखिए कि संयुक्ताक्षर तो है लेकिन ये व्यंजन द्वित्व नहीं है। तो प्रत्येक व्यंजन द्वित्व संयुक्ताक्षर होता है लेकिन प्रत्येक संयुक्ताक्षर व्यंजन द्वित्व नहीं होता है। प्रश्न आ सकता है कि क्या प्रत्येक संयुक्ताक्षर व्यंजन द्वित्व होता है। ऑप्शन किसी भी तरह से बना सकता है, सारे तरह के ऑप्शन के लिए तैयार होना है। कभी कभी होता है, हमेशा होता है, कभी नहीं होता, कभी हो जाता है। इस तरह के कोई भी विकल्प बना सकता है। अगला विकल्प हम खुद बनाएं, बिल्कुल हम उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे। तो अभी क्या क्लियर हुआ, संयुक्ताक्षर और व्यंजन द्वित्व। अब हम आगे चलते हैं। वर्ण, वर्ण में अब तक जो हमने पढ़ा है, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन, संयुक्ताक्षर क्लियर कर दिया। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जिसमें विद्यार्थियों की हमेशा भ्रांति रहती है। ये तीनों अलग अलग हैं, इनमें अक्सर विद्यार्थियों के गड़बड़ हो जाती है कि हम कहाँ कब ये बिंदी लगाएं और कब ये लगाएं और कब ये लगाएं। तो इनको एक तो क्लियर कर लें कि ये होता है अंग, इसका उच्चारण है अंग, अड़े नहीं है ये। जब ये नुक्ता बीच में लगता है तब ये अंग कहलाता है। और ये होता है कै वर्ग का पंचमा अक्षर। फिर इस पे आ जाएं, देखो इनका उच्चारण ही देखो, डे, डे से डमरू सीधा लिखा जाता है, ड मैं रू। हम बोल भी डे रहे हैं, ड म रू। इसको देखो, से डे के, हम बोल क्या रहे हैं, अब यहाँ डे नहीं बोल रहे हैं, से डे, ये अड़े है। जब नुक्ता नीचे लग जाए तो हम उसे बोलेंगे अड़े। अब हम इसे सड़क नहीं कह सकते, सड़क, सड़क का मतलब नुक्ता नहीं लगाया, डे तो ये है। अब यहाँ देखें, देखो एक तो अंक ऐसे लिखा जाता है, अब मैं इसको शुद्ध रूप में लिख रहा हूँ। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, अंक, यही यहाँ बोलेंगे ए अंक, ए अंक। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, अंग, ए अंक, ए अंक, अंक। आपने बहुत बार लिखा हुआ देखा होगा, संस्कृत में तो देखा ही होगा, दीना। अब जिसके ये फंडा क्लियर नहीं हो कि ये अड़े क्या हो, रंग क्या है, वो इसे ये भी पढ़ सकता है दिनाड़क, जबकि ये दिनाड़क नहीं है। अड़े तो नीचे बिंदी लगती है तब होता है। यहाँ इसका उच्चारण होगा अंग, दी ना अंक, दिनांक। और यहाँ हो गया सड़क, जैसे ले डे का, अड़े बोल रहे हैं हम। यहाँ डमरू, जैसे डर, डे बोल रहे हैं हम। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टे वर्ग का तृतीय अक्षर। देखो कै वर्ग का पंचमा अक्षर, कै वर्ग में गिनो क्या क्या होता है, क, ख, ग, घ, अंग, पांचवा अक्षर अंग। कैसे पहचानेंगे, जब कहीं भी बीच में नुक्ता लगा हुआ हो तो ये मानो कि वो कै वर्ग का पंचमा अक्षर है। जब कभी भी नुक्ता कहीं भी नहीं लगा हुआ है, केवल खुद डे आया है, कहीं बिंदी नहीं लगी हुई है, तो हम उसे कहेंगे टे ठ डे, टे वर्ग का तृतीय अक्षर। अब रहा ये, इसे कहा जाता है उत्क्षिप्त। इसका मतलब समझें, उत जोड़ छिप जोड़ तय,
छिप जोड़ तय से बनेगा क्षिप्त। उत यानी उठाना, क्षिप्त यानी फेंकना। अब हम डे को देखो यहाँ बोले डर, सीधा बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे डे बोलेंगे तो हमारी जीभ थोड़ी ऊपर उठेगी। ये हमारी जीभ है, ये थोड़ी ऊपर उठेगी और झटके से गिरेगी। यानी हम जब अड़े बोलते हैं तो जीभ से उठा के पटकते हैं, किसको? डे को। तो उठा के पटक दिया, फेंका, फेंकने के साथ मुख से बाहर निकालते हैं, उस स्थिति में ये उच्छिप्त कहलाएगा। और उच्छिप्त वर्ण परीक्षा में आ सकता है। उच्छिप्त वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक डे और एक ढे। डे और ढे के नीचे जब बिंदी लगा दी जाती है तो इनको उच्छिप्त कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? ये उच्छिप्त हो गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि अगर हम लिख रहे हैं कोई शब्द तो हमें कैसे पता चलेगा? मान लो मैं सड़क लिख रहा हूं तो मुझे कैसे पता चले कि सड़क में डे के नीचे बिंदी लगाऊं या नहीं लगाऊं? ऑलरेडी पहले से ही किताब में लिखा हुआ, तब तो मैं समझ गया, लेकिन मुझे लिखना है। अब जैसे हम बात करें, जैसे मुझे लिखना है सड़ना, मैं यदि आपको कहूँ कि लिखो सड़ना, अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो डे आ रहा है उसके नीचे नुक्ता लगाना है या नहीं लगाना? जैसे कह दिया लिखो सड़ना, तो ये भी सड़ना हो सकता है, जब तक पता नहीं है तो बोल देंगे। कैसे पता चलेगी इसके नीचे बिंदी लगाएं या नहीं लगाएं? उसके कुछ रूल हैं, 3 रूल हैं, मैं तीनों आपको बता रहा हूं। देखो, उच्छिप्त के रूल हैं, उच्छिप्त वर्ण के नियम। तो ये होते हैं डे, ढे। ये टे वर्ग का तीसरा और चौथा है, लेकिन जब इनको उच्छिप्त करेंगे तो इनके नीचे बिंदी लगा देंगे। अब देखो रूल नंबर 1 कि कहाँ बिंदी लगेगी और कहाँ नहीं लगेगी। रूल नंबर 1 है, जब डे और ढे से शब्द की शुरुआत हो रही हो, शब्द के प्रारंभ में आ रहे हो, आदि में आ रहे हो, आदि और अंत विलोम शब्द है। देखो, आदि यानी प्रारंभ, अंत यानी समाप्ति। प्रारंभ में आ रहे हो, आदि में आ रहे हो। एक इसी आदि शब्द का अर्थ इत्यादि भी होता है, गंगा यमुना आदि। और एक जब बड़ी मात्रा इसमें लग जाए तो उसका मतलब हो जाता है आदतन, वैष्णी, किसी चीज़ की आदत पड़ गई, लत पड़ गई। तो अगर डे और ढे किसी शब्द के प्रारंभ में आ जाएं तब उनके बिंदी नहीं लगेगी। और ये आप जान गए कि जब बिंदी नहीं लगेगी तो वो डे बोला जाएगा, अडे या अंग नहीं बोला जाएगा। जैसे देखो, डगर, सोचने की जरूरत ही नहीं है कि बिंदी लगेगी या नहीं लगेगी, फर्स्ट में आ रहा है। डमरू, डर, डगमग आदि, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रारंभ में आ रहा है। इसी तरह से ढे का भी ले लें, जैसे ढोल है तो प्रारंभ में आए, नीचे बिंदी नहीं लगेगी। दूसरी बात, अगर प्रारंभ में नहीं आए, दूसरा रूल, प्रारंभ में नहीं आकर के कहीं भी आ जाए, चाहे 2 नंबर पे आए, 3 नंबर पे आए, लास्ट में आए, तब नीचे बिंदी लगेगी। नीचे जब बिंदी लगती है तो उसको नुक्ता कहा जाता है, नुक्ता। अब जैसे देखो, लड़का, चमड़ा, ये तो डे के उदाहरण है। ढे का देखें, पढ़ाई। अब देखो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम जब लिखते हैं पढ़ाई तो ऐसे हाथ कांपने लग जाता है कि अब नुक्ता लगाऊं या नहीं लगाऊं। यहाँ फंडा क्लियर है, बीच में आ रहा है लगा दो, लास्ट में आ रहा है लगा दो। जैसे गढ़, ये शब्द बहुत काम में आते हैं। लड़का, पढ़ाई तो ठीक है, दिमाग में रटे जाते हैं कि लगेगी बिंदी। ये कम काम में आ रहा है, कंफ्यूज हो जाएंगे कि गढ़ में ढे के नीचे नुक्ता लगेगा या नहीं लगेगा। बिल्कुल लगेगा, लास्ट में आया है। जैसे गाड़ना, कन्फर्म है, बीच में आया है, लगेगा। अब देखो तीसरा नियम। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर डे और ढे बीच में आ रहा हो, भले ही बीच में आ रहा हो, लेकिन उस शब्द से पहले अगर उपसर्ग लग गया तब बीच में आने पर भी नुक्ता नहीं लगेगा। जैसे देखो मैं यहाँ लिखूँ कि एक है डर,
डर इसमें आया है। अब डर में नुक्ता नहीं लग रहा है क्योंकि ये शुरू में आया है। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं निडर। अब देखो बीच में आया है। अब ये 2 नंबर रूल कहता है कि बीच में आए तो नुक्ता लगा दो, लेकिन यहां हमें ध्यान रखना है कि ये डर मूल शब्द और नी पहले उपसर्ग लगा है इसमें। मूल शब्द से जो पहले लगते हैं शब्दांश उनको उपसर्ग कहते हैं। तो जब मूल शब्द से पहले नी उपसर्ग लग गया तो बीच में आ गया ये, लेकिन अब इसके नुक्ता नहीं लगेगा क्योंकि रूल में ये कह दिया है कि अगर मूल शब्द में पहले उपसर्ग जुड़ा हुआ हो, फिर ड अगर बीच में आ रहा है या ढ बीच में आ रहा है तो उनके नुक्ता नहीं लगेगा। जैसे आप देखेंगे कि ये ढोल है, यहाँ एक होता है, एक शब्द होता है डोल, कहता है ना डील डोल। तो अब डोल में तो डे प्रारंभ में आया है, नुक्ता नहीं लगेगा। लेकिन यही अगर बीच में आ जाए, जैसे बेडोल, बे उपसर्ग लगा दिया और डोल लिख दिया, तो अब इस रूल के अनुसार तो बीच में आ गया बेडोल, यहाँ केला डोल था, अब ये बीच में आ गया तो इसके अनुसार नुक्ता लगना चाहिए। लेकिन फिर हमें याद रखना पड़ेगा कि बे एक उपसर्ग है, नी एक उपसर्ग है, अब इसमें नुक्ता नहीं लगेगा। नियम नंबर 4, जैसे बेढंग है, बेढंग है, नीचे नुक्ता नहीं लगेगा क्योंकि ढंग में तो प्रारंभ में आता है, लेकिन यहाँ बे उपसर्ग लग गया तो फिर नहीं लगेगा। चौथा रूल कहता है कि अगर ड और ढ, अभी हमने पढ़ा था संयुक्ताक्षर, कि अगर ड और ढ संयुक्ताक्षर के रूप में आ जाए, किन्हीं दूसरों के साथ संयुक्त हुए हों, तो भले ही बीच में आए या कहीं भी आए नुक्ता नहीं लगेगा। जैसे देखो पंडित, अब देखो इसको अपन तुरंत देखेंगे, अगर गौर नहीं करेंगे, कॉन्शियस नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, देखेंगे तो बीच में आया है, अपन नुक्ता लगा देंगे। लेकिन हम इसका जब विश्लेषण करेंगे तो शुद्ध पंडित कैसे लिखा जाता है, पे आधा अणे डी और तय, पंडित। अब आप देखेंगे कि आधा अणे और डे ये संयुक्त है, 2 आधे व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण होने के कारण यहां नुक्ता नहीं लगेगा। जैसे खंड, अब लास्ट में आया है तो नुक्ता लग जाना चाहिए था, लेकिन हम देखेंगे ऊपर जो अनुस्वार होता है वो बाद वाले का 5वां अक्षर होता है, वो शुद्ध। देखो ये आपके शुद्ध अशुद्ध में आ सकता है कि खंड को शुद्ध कैसे लिखा जाए, तो शुद्ध कब होगा, जब ऊपर जो अनुस्वार लगा होता है इसको इस बाद वाले वर्ण के 5वें अक्षर में बदल दो, वो शुद्ध होगा। जैसे ख, अभी इसका 5वां क्या होता है, ट ठ ड ढ अणे, तो अणे आधा ये, और अब डे लिख दो, ये इसका शुद्ध रूप है। अब इसमें आप देखो कि अणे आधा है और डे है, उसमें ए की मात्रा बाद में है, तो 2 व्यंजन हमें मिल गए जिनके बीच में से स्वर गायब है, तो अब इसमें नुक्ता नहीं लगेगा। तो ये 2 नियम ध्यान में रखने हैं विशेष तौर से, कि अगर उपसर्ग पहले लग गया तो कहीं भी बे और वो डे और ढ आ जाएं तो फिर उनको नुक्ता नहीं लगाना है, और अगर वो संयुक्ताक्षर के रूप में है तो भी नुक्ता नहीं लगाना है। तो अभी नियम कितने हो गए, 4। नियम नंबर 1, डे और ढ से अगर शब्द की शुरुआत हो रही है तो उनके नुक्ता नहीं लगेगा। प्रारंभ में न आकर के डे और ढ कहीं भी आ जाएं, 2 नंबर 3 नंबर या लास्ट में, तब उनके नुक्ता लगेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस शब्द से पहले उपसर्ग लगा हुआ नहीं हो, तथा उस शब्द में आए हुए ड और ढ संयुक्त अक्षर के रूप में प्रयुक्त न हुए हो, तो ही नुक्ता लगेगा। अगर उपसर्ग पहले है और संयुक्त हो गए तो नुक्ता नहीं लगेगा। अब एक बार इसी में एक विद्यार्थी ने सवाल कर लिया था कि सर रेडियो कैसे लिखा जाएगा, बताओ कि रेडियो में जो ड है तो उसमें नुक्ता लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि रे उपसर्ग भी नहीं है और ये बीच में भी आ गया। तो उन्होंने देखा कि हमने देखा रेडियो में नहीं लगा हुआ था, तो रेडियो में लगाओ तो भी आपकी मर्जी है, नहीं लगाओ तो भी आपकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी का शब्द ही नहीं है, ये तो अंग्रेजी का शब्द है, RADIO। हिंदी आप डिक्शनरी उठा के देखेंगे तो रेडियो नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो नियम होगा ये तो हिंदी के शब्दों पे लागू होगा, अंग्रेजी और उर्दू पे लागू नहीं होगा।
हाँ, हिंदी का कोई शब्द हो तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं और आप इन नियमों को लागू करके देखना। किसी भी शब्द में लागू करके देखेंगे आपको 100% ये खरे उतरे हुए मिलेंगे। आगे आता है यही, अंग, ये और अण। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एक प्रश्न पूछा हुआ है। वैसे तो ये नासिक के वर्ण है, ये क का पंचमा अक्षर है, क ख ग घ अंग, ये च का पंचमा अक्षर है, च छ ज झ ये, और ये ट का पंचमा अक्षर है, ट ठ ड ढ अण। ये तीनों खास इसलिए हैं कि एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, सेंट्रल लेवल की वो परीक्षा थी, तो उसमें पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती, तो वो यही तीनों हैं। इन तीनों से आपको कोई भी शब्द शुरू होता हुआ नहीं मिलेगा हिंदी में। आप डिक्शनरी उठा के देखेंगे, प्रारंभ में ये कहीं नहीं मिलेंगे। इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता, इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता, इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता। इनकी संख्या है 3। एक विद्यार्थी ने कह दिया था कि सर मैंने तो देखा है नमोंकार, ये न से शुरू होता है, लेकिन ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये तो पाली भाषा का शब्द है। जैसे कि हमारी हिंदी का विकास कैसे हुआ है, हिंदी बाद में आई है, उससे पहले क्या था, संस्कृत, प्राकृत, पाली, पाली के बाद आई थी अपभ्रंश। अपभ्रंश कई भाषाएं थी, उनमें से एक रूप है हिंदी का। इसमें पाली में देखो मैंने मात्रा छोटी लगाई है, जब बड़ी मात्रा हो जाती है तो ये एक जिले का नाम भी है और इसका मतलब पारी भी होता है, प्रथम पारी, द्वितीय पारी, उसको तद्भव रूप में पाली कहा जाता है। पारी, पाली। छोटी मात्रा लगाएंगे इसका मतलब वो भाषा की बात हो रही है। तो ये जो नमोंकार है ये पाली भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जो इन तीनों में से किसी एक से प्रारंभ होता हो। ये छोटा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी है, इसलिए मैंने यहाँ आपको नोटिस करवाया है। अब वर्णों में हमारे पास 2 चीज़ें और बची हैं कि एक तो उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कैसे किया जाए, कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे, कंठ, तालु, वर्त से या प्रकंपित या लुंठित या उच्छिप्त, वो हमें पढ़ने हैं। और एक दूसरा है प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, अल्प प्राण और महाप्राण। और एक तीसरा भेद होता है वो है कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, अघोष और सघोष। ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।